आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 का असंग असंग जनन। ये पूछता है बोर्ड के एग्जाम में कि असंग जनन सब क्या समझते हैं और असंग जनन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पहले हम जानेंगे असंग जनन क्या होता है। अगर आपसे पूछेगा 1 नंबर में तो केवल इतना लिखना रहेगा। अगर आपसे पूछता है इस प्रश्न को 1 नंबर में तो केवल इतना लिखना रहेगा। अगर पूछता है 2 नंबर में तो इतना लिखना रहेगा। अगर पूछता है 3 या 4 नंबर में तो इतना लिखना रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो पहले हम पढ़ते हैं असंग जनन होता क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो असंग जनन की खोज किसने किया था? तो विंसलर ने खोज किया था। असंग जनन का मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पादपों के जीवन चक्र में बिना युग्मक संलयन के या बिना अर्धसूत्री विभाजन के या बिना युग्मक के मतलब निषेचन के ही और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? असंजन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर अस्पष्ट परिभाषा लिखा है बिल्कुल आसान से। तो असंजन की खोज विंसलर ने 1902 ईस्वी में किया था। कभी कभी यहाँ हम लिखा है कि कभी कभी पादप के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या लैंगिक जनन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आपका इतना लिखना रहेगा आप लोगों को परीक्षा में जब पूछेगा असंग जनन किससे कहते हैं, क्या होता है, टिप्पणी लिखिए। तो 1 नंबर की परिभाषा मात्र इतना लिखना रहेगा आप लोगों को। क्या बताएंगे आप लोग कि असंग जनन की खोज विंसलर ने 1902 ईस्वी में किया था। अब नीचे लिखेंगे परिभाषा। इसकी परिभाषा यहाँ से है कि कभी कभी पादप के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या लैंगिक जनन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। और इसके प्रकार की बात करें तो यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है कायिक असंग जनन, कायिक असंग जनन। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के असंग जनन में किसी कलिका से, तना से या पत्ती से नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के असंग जनन में किसी कलिका से, तना से या पत्ती से नए पादप का निर्माण हो जाता है, परंतु इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? आलू। देखते हैं आप लोग कि आलू में बीज होता है? आलू जब चीरते हैं हम लोग तो हमारे इतना तबिया निकलता है उसमें से, देखते हैं आप लोग ना? नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए, है ना। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरा है अनिषेक बीजता। अनिषेक माने बिना निषेचन के, और यहाँ पर बीजता माने बीज का निर्माण। आपको उत्तर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कायिक है। कायिक माने होता है कि जो पौधों के तना होते हैं, जो तना होते हैं, जड़ होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, इन भागों को हम बोलते हैं कायिक भाग। तो यहाँ पर है अनिषेक जनन माने कि बिना निषेचन अनिषेक बीजता यानी कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण। तो इसमें होता क्या है कि इस प्रकार के असंग जनन में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में माने लैंगिक जनन हो ही नहीं करेगा, जबकि सामान्य रूप में देखा जाए तो बिना लैंगिक जनन के बीज का निर्माण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण हो जाता है, परंतु बीज के बनने में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, और पूछेगा कि अनिषेक बीजता से आप क्या समझते हैं, क्या होता है? तो बताएंगे कि लैंगिक जनन की, आप सीधे बड़ा अगर थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे तो बताएंगे कि इस प्रकार के असंग जनन में क्या बताएंगे? इस प्रकार के असंग जनन में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण होता है, परंतु बीज के बनने में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया असंजन के बारे में। और हम देखते हैं कि असंजन का महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो पहला महत्व इसका कहाँ पर है? कृषि विज्ञान में। कृषि विज्ञान में एक समान गुण वाले पौधों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। पहला महत्व क्या है? कृषि विज्ञान में एक समान गुणधर्म वाले पादपों के निर्माण में, ठीक है, या पादपों को बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा है सबसे अधिक इसका उपयोग अगर है असंजन का तो बागवानी में है। क्यों ऐसा करते हैं बागवानी में? क्योंकि अगर लैंगिक जनन से बनेंगे, अगर लैंगिक जनन से नया पौधा बनेगा तो उसमें जो गुण होते हैं अलग अलग आते जाएंगे। और हम चाहते हैं कि अगर जो बागवानी होती है, जैसे कि अब देखते होंगे कि जो पार्क बनाते हैं, पार्क हो गए, चाहे किसी कॉलेज का कैंपस होता है, तो कैंपस में जो पौधे लाए जाते हैं, छोटे छोटे रंगीन टाइप के पौधे लाए जाते हैं, वो पौधे सजावटी पौधे होते हैं और बिल्कुल एक साइड में कई रंग के रहते हैं, है ना। तो उनका रंग का या फिर जो भी सुंदरता का गुण है, वो गुण
बदले ना या ख़त्म ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, असंगजन वाला पौधा उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि असंगजन वाले पौधे का जब असंगजन से पौधा बनाएंगे तो उसका गुण पूरे वर्षों बनने की हमेशा हर पीढ़ी में उसका वही गुण रहेगा, यानी कि उसके गुण में कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर वही लैंगिक जन से हम बनाते हैं, पौधों का निर्माण करते हैं, तो लैंगिक जन में नर होता है और मादा होता है, तो दोनों के मिलने से होता है पौधे का निर्माण होता है। तो जब दोनों के मिलने से जब होगा तो वहाँ पर उसका गुण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो गुण चेंज ना हो, सेम सेम वही गुण रहे, सुंदरता उसको वैसे ही बनी रहे, इसलिए हम क्या कराते हैं, बागवानी के लिए बागवानी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे अधिक महत्व इसका बागवानी में ही है, असंगजन का उपयोग करते हैं। थर्ड है यहाँ पर, तीसरा, ये थर्ड है, तीसरा है, इसमें हमने लिखा है कि असंगजनन उन फसलों में भी संकर पौरुष बनाए रखता है जहाँ कायिक जनन संभव नहीं होता। माने कि कुछ फसलें जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ में कायिक जनन नहीं होता। ऐसा होता है कभी कि गेहूँ का हम डाँटी उखाड़ें और जैसे डाँटी बीच में से काट दें और लगाए तो धलेगा नहीं। या कभी ऐसा होता है कि जो गेहूँ है, गेहूँ का पतई निकाल लें हम लोग, उसको लगाएं धले, नहीं होगा ऐसा। या फिर गेहूँ का खाली पूरा काट दें, खाली जड़िया लगा दे धलेगा नहीं। अगर जड़ तना पत्ती से, जड़ तना या पत्ती से पौधे का निर्माण होता है नए नए, तो उसको हम बोलते हैं कायिक जनन। लेकिन जिन पौधों में कायिक जनन संभव नहीं होता है, उन पौधों में जो संकर पौरुष का गुण होता है, संकर पौरुष मतलब होता है कि संकर मतलब कि संतानों का जो गुण होता है, यानी जिस पौधे से वो मिलकर बने हैं, जिस दो पौधे का क्रॉस कराए नया पौधा बना, तो उस नए पौधे को हम क्या बोलेंगे, संकर पौधा बोलेंगे। तो उसमें संकर का गुण, संकर मतलब कि नर का भी गुण उसमें आया है, मादा का भी गुण उसमें आया है। ठीक है, तो असंग जनन उन फसलों में भी संकर पौरुष बनाए रखता है जहाँ कायिक जनन संभव नहीं होता, यानी कि जहाँ पर कायिक जनन संभव नहीं हो पाता है वहाँ पर भी संकर पौरुष बनाए रखता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा खत्म हो गया हमारा असंग जनन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अब आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अब बीजाणुता यानी कि एपोस्पोरी क्या होता है। पूछता है परीक्षा में एक नंबर टिप्पणी लिखने के लिए कि अब बीजाणुता सब क्या समझते हैं, एपोस्पोरी सब क्या समझते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रोजनबर्ग ने किया था 1907 ईस्वी में, यानी जो अब बीजाणुता शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था रोजनबर्ग ने 1907 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं कि ये अब बीजाणुता होता क्या है। तो हम लिखेंगे परीक्षा में कि जनन यानी कि इस प्रकार के जनन में, सही साहब लिखेंगे, हम जो बता रहे हैं 60 में लिखा है हमने यहाँ पर। तो इस प्रकार के जनन में बीजांडकाय की किसी कोशिका से, इस प्रकार के जनन में बीजांडकाय की किसी कोशिका से भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है, भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। और अंड कोशिका में संयुग्मन के बिना ही, अंड कोशिका में संयुग्मन के बिना ही भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो बीजांडकाय होता है, बीजांड की जो कोशिकाएं होती हैं किनारे की, उसको बोलते हैं बीजांडकाय। तो बीजांडकाय की किसी कोशिका से जब भ्रूणकोश का निर्माण होता है और अंड कोशिका में बिना निषेचन के ही, बिना संयुग्मन के ही जब भ्रूण का विकास हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अपबीजाणुता। ये कहाँ पाया जाता है, तो पार्थेनियम में, जिसे हम गाजर घास के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछेगा इस टिप्पणी को तो इतना ही आप लिख दीजिएगा, कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है। अनिषेक फलन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर अनिषेक माने बिना निषेचन के, और फलन मतलब होता है फल का निर्माण, यानी कि निषेचन व परागण के बिना ही फल के निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। निषेचन व परागण के बिना ही फल के निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले नैल ने किया था। एग्जाम्पल कहाँ पर मिलेगा ये, तो केला, अंगूर, अनरस माने अनानास, नींबू, पपीता, इन सब में होता है अनिषेक फलन। नेक्स्ट है अनिषेक जनन, इसको हम बोलते हैं पार्थिनोजिनेसिस, इसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, इसको बोलते हैं पार्थिनोजिनेसिस। यानी कि यहाँ पर अनिषेक बिना निषेचन के जनन होगा यहाँ पर, यानी कि बिना निषेचन के मादा अंडे से, बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, यानी कि बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण का जब विकास हो जाता है, निर्माण हो जाता है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन। एग्जाम्पल में आइनोथेरा, आलू, दतूरा, केला आदि हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, यानी बहु माने अधिक होता है और यहाँ पर भ्रूण, यानी कि जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो इस क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं, यानी पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था। तो बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहाक ने किया था सन 1791 ईस्वी में।
तो इसकी खोज यानी बहुभ्रूणता यानी पॉलीएम्ब्रियनी की खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था 1791 ईस्वी में। और किस पौधे से खोज किया था तो बताएंगे आप लोगों को। तो सिट्रस और ऑरेंज। सिट्रस मतलब होता है नींबू, ऑरेंज माने संतरा। तो नींबू और संतरे से बहुभ्रूणता की खोज पहली बार की गई थी, किसके द्वारा? एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा। अब यहाँ पर हमने परिभाषा लिखा है कि जब जब एक बीज है ना, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। या हम कह सकते हैं इस तरह से भी आसानी से कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को। यानी कि जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बने तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता बोलेंगे। यहाँ पर वर्ड खुद बता रहा है कि बहु माने अधिक होता है और भ्रूण भ्रूण यहाँ पर यानी कि अधिक भ्रूण, यानी एक बीज से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पर है प्रकार, यानी पूछता है कि यह कितने प्रकार का होता है, वर्णन करिए। तो प्रकार जो है, जितने प्रकार हम पढ़ते आते हैं किसी भी हेडिंग, किसी भी परिभाषा के लिए, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो उन प्रकारों से भी प्रश्न बनता है। जो प्रकार हेडिंग के रूप में होते हैं उनके हेडिंग से खुद डायरेक्ट प्रश्न बनता है। जैसे ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि सरल बहुभ्रूणता क्या होता है, चाहे अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या होता है। ठीक है, टिप्पणी लिखिए। तो हम देखें तो निम्न प्रकार का होता है बहुभ्रूणता, जो होता है निम्न प्रकार का होता है। पहला तो सरल बहुभ्रूणता। तो इसमें क्या होता है कि जब एक बीजांड से केवल एक भ्रूण का निर्माण होता है, जब एक बीजांड से केवल एक भ्रूण का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं सरल बहुभ्रूणता। एग्जाम्पल में क्या हो जाए, कहाँ पर ये पाया जाता है? तो ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस में। ये क्या होता है? सरसों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा क्या हमारा है? मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित माने कि मिश्रण से, यानी कि ऐसा हो, आपको हमने पढ़ाया था कि निषेचन में क्या होता है? पराग नलिका बनती है और पराग नलिका जाकर अंडाणु के जो बीजांड होता है, बीजांड में जो कोशिकाएं होती हैं प्रतिमुखी कोशिका ऊपर होती है, नीचे होती है अंड कोशिका, सहायक कोशिका, यानी इन सबको सब है ना, तो इन संबंधित है। तो यानी कि जब कभी कभी ऐसा हो, यानी कि जब एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण हो, यानी एक से अधिक पराग नलिका बने, ठीक है, और वो सभी पराग नलिका जा करके प्रतिमुखी कोशिकाओं, सहायक कोशिकाओं, है ना, प्रतिमुखी कोशिकाओं को या फिर सहायक कोशिकाओं को निषेचन कर दें और उन हर कोशिका से, प्रत्येक कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे यहाँ से ये बीजांड होता है, ये ऊपर तीन को प्रतिमुखी कोशिका होती है, नीचे होती है 3 कोशिका, तो एक अंड कोशिका, 2 ठो सहायक कोशिका होती है। तो अगर कई ठो पराग नलिका बन जाएं, पॉलन ट्यूब कई ठो बन जाएं और ये जा करके सहायक कोशिका और या फिर प्रतिमुखी कोशिकाओं को निषेचित कर दे और हर कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। हमने इसको लिखा स्पष्ट रूप से कि जब पराग नलिका एक से ज़्यादा बने और बीजांड में प्रवेश करके प्रतिमुखी कोशिकाओं या सहायक कोशिकाओं से संयुक्त होकर के द्विगुणित कोशिका बनाते हैं और इनसे भी भ्रूण का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता। यानी कि जब कई ठो पराग नलिका बने और ये सहायक कोशिकाओं या अंड कोशिका या प्रतिमुखी कोशिकाओं से संयुक्त होकर के द्विगुणित कोशिका बना ले और उन हर कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो, तो इस क्रिया को हम कहते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता। ये कहाँ पाया जाता है? तो प्याज में, एलियम माने प्याज में पाया जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना। सीधा सा मतलब इसका क्या है कि मिश्रित माने मिला करके बहुभ्रूणता, भ्रूण ढेर काले बनेगा लेकिन मिला करके, मिला का मतलब कि या तो सहायक कोशिकाओं से को निषेचन कर देगा तब बनेगा उन सभी कोशिकाओं से, या प्रतिमुखी कोशिकाओं से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विदलन बहुभ्रूणता। विदलन में टूटना होता है। तो जब इसमें क्या होता है कि इसमें युग्मनज 2 या अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों भागों से, चाहे जितने भाग में टूटेगा उतने भागों से, और हमें कह सकते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक भागों से भ्रूण का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी कि जब युग्मनज, आप जानते हैं कि जब निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, युग्मनज बनेगा और युग्मनज के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है। तो जब युग्मनज 2 या अधिक भागों में टूट जाए, विभाजित हो जाए और प्रत्येक भाग से भ्रूण का निर्माण हो, तो उस क्रिया को हम कहते हैं विदलन बहुभ्रूणता। नेक्स्ट है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो यहाँ पर ये जो कोशिकाएं होती हैं बीजांड की, ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये वाली, ये सही भरी हुई कोशिकाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं मध्यावरण या की कोशिकाएं।
है ना, मध्यावरण की कोशिकाएं बोलते हैं। किसकी? मध्यावरण कोशिकाएं बोलते हैं। तो जब मध्यावरण की कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो या भ्रूण का विकास हो, यानी इन कोशिकाओं से भ्रूण बने, जो मध्यावरण की कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को कहते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ये कहाँ पाया जाता है? तो साइकस में, आम में, नींबू में, संतरा में। विलयन बहुभ्रूणता कहाँ पाया जाता है? तो आर्किड में, निम्फिया में और एडवीना में। ठीक है, तो बहुभ्रूणता से अगर प्रश्न पूछता है तो इससे बाहर से नहीं आएगा आपका। ठीक है।